स्टैंडर्ड ये जो क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने रिलीज़ किया था फॉर दो स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स मार्च 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपियर करने वाले थे, लेकिन मार्च 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ पैंडमिक। लेकिन सेम क्वेश्चन बैंक वॉज देयर फॉर दो स्टूडेंट्स जो मार्च 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी अपेयर करने वाले थे, और वही सेम क्वेश्चन बैंक मार्च 2023 के बच्चों के लिए भी वही सेम क्वेश्चन बैंक था। तो उस क्वेश्चन बैंक में जो ओमिटेड पोर्शन है उसका भी क्वेश्चंस ऐड किया गया था। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑफ लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 क्या था? ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट फिलअप क्या था? क्वेश्चन 1 क्या था इसमें? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द मल्टीपल चॉइस आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक बैंक के लिए कितना है? 1 मार्क। फर्स्ट वन, अ डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ब्लैंक में क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन ए, फोर्स। दैट इज गिवन। ये फर्स्ट फिलअप जो है वो पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। पेज नंबर 1 में इट इज़ गिवन ओवर हियर, अ डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लैंक में क्या आएगा? फोर्स। सेकेंड फिलअप, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज डैश। तो डैश में क्या आएगा? ऑप्शन डी, एलिप्टिकल। ये पेज नंबर 3 में दिया हुआ है। यहाँ पे द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज, लास्ट में आएगा एलिप्टिकल, जो डैश द फिलअप करना था। तो आई रिपीट वंस मोर, सेकेंड फिलअप का सेंटेंस क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज elliptical. Elliptical is the blank which you have to fill up. Third question, third fill up जो है, not question, third fill up, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the dash of the mean distance of a planet from the sun. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सी, दैट इज क्यूब। तो ब्लैंक में क्या आएगा? क्यूब। ये भी पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, केप्लर्स थर्ड लॉ में। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ब्लैंक में क्या आएगा? क्यूब। फोर्थ वाला जो फिलअप है वो पेज नंबर 4 में दिया है। फोर्थ फिलअप क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दोज बॉडीज एंड इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो ब्लैंक में क्या आएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ये पेज नंबर 4 में दिया हुआ है ऑन द टॉप। The gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of the masses of those bodies and is dash of the distance between them. तो आंसर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। अभी जो फिफ्थ फिलअप है वो भी पेज नंबर 4 में ही दिया हुआ है। फिफ्थ फिलअप क्या है? The value of universal gravitational constant G in SI unit is dash. तो करेक्ट आंसर क्या है? 6.673 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. It is given over here in the yellow box. The value of universal gravitational constant G in SI units is 6.673 into 10 to the power of minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर ऑफ -2। यहाँ पे -2 दिया है, kg टू द पावर ऑफ -2। इट इज सेम लाइक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg टू द पावर ऑफ kg स्क्वायर। तो दिस बोथ मीन्स द सेम थिंग ओनली। यहाँ पे kg टू द पावर ऑफ -2 है, यहाँ पे पर kg स्क्वायर दिया हुआ है। और ये दोनों फिलअप जो है फोर्थ और फिफ्थ, इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 4। Sixth fill in the blanks is given in page number 5 of textbook. Sixth fill up क्या है? The dash force is much weaker than the other forces in nature. तो correct answer क्या है? Gravitational. तो blank में क्या आएगा? Gravitational force is much weaker than the other forces in nature. ये पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। पेज नंबर 5 over here it is given. The dash force is much weaker than the force in nature. तो ब्लैंक में क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स।
इस फिलअप 7th और 8th फिलअप जो है वो पेज नंबर 8 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 में दिया है। 7th वाला क्या है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज डैश। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इज हाईएस्ट एट द पोल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इज हाईएस्ट एट द पोल्स। इट इज़ गिवन ओवर हियर the value of gravitational acceleration g is highest at the poles। तो ब्लैंक में क्या आएगा, highest at the pole। अभी फिलअप 8 फिलअप क्या दिया है, the value of gravitational acceleration g is dash at the equator। तो इक्वेटर में वैल्यू लिखना है, इधर ऑप्शंस में वैल्यू दिया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑल्सो गिवन ईयर ओनली इन पेज नंबर 8। द वैल्यू ऑफ gravitational acceleration g is dash at the equator। dash at the equator, dash में क्या आएगा, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई रिपीट वंस मोर, फिलअप 8 जो है स्टार्टिंग का वही है 7th का जैसे ये सेंटेंस, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज डैश एट द इक्वेटर। तो डैश में क्या आएगा, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9th फिलअप जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। 9th फिलअप क्या है, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। तो आंसर क्या है, वैक्यूम, बी, ऑप्शन बी वैक्यूम है। इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में दिया हुआ है यहाँ पे, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। तो आंसर क्या है, वैक्यूम। अभी जो 10th फिलअप है, the weight of any object on the moon is nearly dash of the weight of the earth। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए 16। ये पेज नंबर 9 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में यहाँ पे दिया हुआ है, the weight of any object on the moon is nearly 1/6 of the weight of the earth। तो आंसर क्या है, 1/6। अभी 11th फिलअप जो है, अ पर्सन वेज 60 न्यूटन ऑन अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी डैश। तो आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन कैसा मिला, जो 10th वाला फिलअप था उसमें क्या दिया था, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो आंसर में यहाँ क्या था, 1/6। और वेट ऑन द अर्थ यहाँ पे फिलअप 11th में क्या दिया, अर्थ में वो पर्सन का वेट कितना है, 60 न्यूटन। तो मून में उसका वेट कितना रहेगा, मून में उसका वेट कितना रहेगा, 1/6 ऑफ द वेट ऑन दी अर्थ। अर्थ में उसका वेट कितना है, 60। तो 1/6, मून में उसका वेट कितना रहेगा, 1/6, दैट इज़ द वेट ऑन दी अर्थ। तो अर्थ में उसका वेट 60 है, तो मून में क्या रहेगा, उसका 1/6। तो ये 60 जो है 6 के टेबल में जाते हैं, 6 1 जा 6 10 जा। तो आंसर क्या है, 10 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 10 न्यूटन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो द पर्सन's weighs 60 Newton on the earth, then his weight on the moon will be how much, 10 Newton। That is 1/6 of 60 Newton, which is equal to 10 Newton. With 12th Philip, Newton presented the laws of motion, equation of motion and theory of gravitation in his book dash। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, प्रिंसिपिया, दैट इज ऑप्शन बी। और ये जो फिलअप है वो पेज नंबर 2, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 में दिया है, ऑन द टॉप जो ग्रीन बॉक्स है वहाँ पे दिया हुआ है। सो 12th फिलअप क्या है, न्यूटन प्रेजेंटेड लॉस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थियोरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक डैश। तो ब्लैंक में क्या आएगा, प्रिंसिपिया। 13th फिलअप जो है वो क्या है, लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन वर डिस्कवर्ड बाय डैश। तो आंसर क्या आएगा, जोहानस केपलर। दैट इज़ गिवन इन पेज नंबर 3, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 में दिया है, लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन वाज डिस्कवर्ड बाय जोहानस केपलर। तो ब्लैंक में क्या आएगा, जोहानस केपलर। Question 1b, right or wrong sentence which is given on page number 19। क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 19 में दिया है। क्वेश्चन 1b कुछ भी हो सकता है, फाइंड द ऑड वन आउट, नहीं तो फाइंड द कोरिलेशन, नहीं तो आंसर इन वन सेंटेंस, नहीं तो मैच द कॉलम्स। अब यहाँ पे राइट और रॉन्ग सेंटेंस है विच इज़ कनेक्टेड टू लेसन नंबर 1। जब ये राइट और रॉन्ग लिखा रहता है
तो राइट और रॉन्ग ही लिखना है आंसर में। अगर ट्रू और फॉल्स लिखा तो you'll get a 0. Now first one, if the distance between two masses is double, the gravitational force between them becomes less than the previous force. ये राइट स्टेटमेंट है। ये पेज नंबर 4 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 में यहाँ पे दिया है। इफ़ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर्स ऑफ 4। तो इफ़ द डिस्टेंस मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर डबल किया तो उसका जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कितना डिक्रीज़ हो जाएगा? 4 टाइम्स। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो ये डिक्रीज़ हो जाता है, फोर्स विल डिक्रीज़ बाय 4 टाइम, तो यानी वो डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे भी वही दिया है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बिटवीन देम बिकम्स लेस देन द प्रीवियस फोर्स। सो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। सेकेंड वन जो है, द सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। दिस इज़ ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। ये भी पेज नंबर 4 में दिया है। यहाँ पे एसआई यूनिट दिया है। SI unit of universal constant is what? Newton meter square kg to the power of -2। और kg to the power of -2 मैंने पहले भी बताया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg to the power of -2 के बदले kg स्क्वायर भी लिख सकता है, पर kg स्क्वायर। तो kg to the power of -2 के बदले में kg स्क्वायर भी लिख सकता है। अब इसका CGS यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन के जगह में आएगा डाइन, और मीटर स्क्वायर के जगह में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर केजी स्क्वायर के जगह में आएगा ग्राम स्क्वायर। तो दैट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर। द सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज़ व्हाट? जी क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये भी पेज नंबर 4 में दिया है टेक्स्ट बुक का। थर्ड वाला स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पेज नंबर 9 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में। यहाँ पे दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज हैज़ वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। तो जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाता है तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और थिंक अबाउट इट में दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर क्या है? द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ व्हाट? 0। फोर्थ स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ जी इज़ हाइएस्ट एट द इक्वेटर। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। पेज नंबर 8 में क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ जी इज़ हाईएस्ट एट द पोल्स एंड लोवेस्ट एट द इक्वेटर। तो हाईएस्ट किधर है? पोल्स में है, तो पोल्स में हाईएस्ट रहता है। और यहाँ पे क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ जी इज़ हाईएस्ट एट द इक्वेटर। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये पेज नंबर 4 में दिया हुआ है। 4 में क्या दिया है कि G इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी ये पूरा यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिफ्थ वन इज़ व्हाट दे हैव गिवन, इट वेरीज फ्रॉम, मतलब चेंज होता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ सिक्स्थ स्टेटमेंट हैज़ इट राइजेस अबाउ द अर्थ सरफेस। इट्स को कट करो, वैल्यू के बाद लिखो ऑफ जी। आई रिपीट द सेंटेंस, हैज़ इट राइजेस अबाउ द अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये पेज नंबर 8 में दिया हुआ है, हैज़ वी गो अबाउ द अर्थ सरफेस the value of g decreases, it does not increase, it decreases। और यहाँ पे क्या दिया है? 6 स्टेटमेंट में क्या दिया है? the value of g increases दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? value of g decreases। तो पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। therefore ये जो स्टेटमेंट जो दिया है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। Seventh statement, the speed of release of an object does not depend on the mass of the object. That is a right statement। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लो और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लो और दोनों को एक साथ ऊपर से फेंको तो दोनों एक सेम टाइम में नीचे पहुंचता है, मतलब वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो 7th स्टेटमेंट में यही दिया है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डस नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पेज नंबर 11 में दिया हुआ है पिंक बॉक्स में। यू कैन सी ओवर हियर, टू ऑब्जेक्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस का मतलब मासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और एनी अदर प्रॉपर्टीज व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एंड फॉलिंग फ्रीली विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। सो 7th स्टेटमेंट,
So the seventh statement is a right statement. एथ स्टेटमेंट क्या है, मास इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. अभी यहाँ पे पेज नंबर 9 पे क्या दिया है, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इट इज़ अ मेजर ऑफ एन इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मगर वो क्वालिटेटिव मेजर नहीं है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर. मास जो रहता है वो क्वांटिटेटिव मेजर है. क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसा अगर मैंने कहा कि एप्पल रेड इन कलर है, तो रेड कलर जो है वो क्वालिटेटिव बताता है, क्वालिटेटिव मेजर. और अगर मैं बोलूँ एप्पल इज़ स्वीट इन टेस्ट, तो स्वीट इज़ क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव. लेकिन मास जो है वो क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव मेजर है. इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ राइट स्टेटमेंट. लेकिन क्वालिटेटिव नहीं रहना चाहिए, क्वालिटेटिव के जगह में क्वांटिटेटिव रहना चाहिए. तो लेसन नंबर 1 का राइट और रॉन्ग सेंटेंस जो है वो 8th स्टेटमेंट तक ही है. नेक्स्ट इज ऑफ नेक्स्ट लेसन. क्वेश्चन 2A, राइट साइंटिफिक रीजंस. ये 2 मार्क का होता है. फर्स्ट गिव रीज़न क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन g इज़ ग्रेटर एट द पोल दैन एट द इक्वेटर. ये पेज नंबर 8, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 में यहाँ पे दिया हुआ है. तो आंसर क्या आएगा, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. Due to its rotation, the earth bulges at the equator and is flatter at the poles. Its radius is largest at the equator and smallest at the pole. The value of g is thus highest, that is 9.832 meter per second square at the poles, and decreases slowly with the decreasing latitude. It is lowest, that is how much, 9.78 meter per second square at the equator. तो give reason first वाला का आंसर ये है. नेक्स्ट give reason भी पेज नंबर 8 में ही दिया है. सेकेंड give reason क्या पूछा है, the value of gravitational acceleration g decreases as we go above the earth's surface. वो यहाँ पे दिया है, change with the height में दिया है. as we go above the earth's surface, the distance between the object and the center of the earth r increases and its value of g decreases. Hence, फिर क्वेश्चन से लिखने का, hence the value of gravitational acceleration g decreases as we go above the earth's surface. Third give reason, the value of gravitational acceleration g decreases as we go deep inside the earth. ये पेज नंबर 9 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में टॉप में दिया हुआ है, that is change with the depth. स्टार्टिंग में ये लिखना है, as we go inside the earth, our distance from the center of the earth decreases and no longer remains equal to the radius of the earth. उसके बाद ये लिखने का, and the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means the value of m इधर क्या है, that is mass of the earth, also decreases. As a combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. So starting में क्या आएगा, as we go inside the earth, our distance from the center of the earth decreases and no longer remains equal to the radius of the earth. उसके बाद लिखना है, and the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m, इधर m क्या है, that is mass of the earth, also decrease. As a combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. Fourth give reason, when we drop a feather and a stone at the same time from a height, the stone reaches the earth faster than a feather. ये fourth give reason जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 में दिया है यहाँ पे. When we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. The feather experiences a buoyant force and a frictional force due to air and therefore floats and reaches the ground slowly later than the heavy stone. The buoyant and the frictional force on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. Hence, फिर क्वेश्चन से लिखना है, hence when we drop a feather and a stone at the same time from a height, the stone reaches the earth faster than a feather. Fifth give reason, the weight of an object varies on different planets. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है.
यहाँ पे दिया है। वेट का डेफिनेशन क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, और weight is what denoted by capital letter W, that is equal to F, that is equal to m into G, और G का वैल्यू क्या है? gm upon r square. As the value of G is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place. So this is the answer of give reason 5. Sixth give reason, the value of gravitational acceleration g is taken to be minus g when studying the motion of an object thrown upwards in a straight line. This answer is given in page number 11 of textbook. तो 11 पेज में, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 में आंसर दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ g is the same but the velocity of the object decreases with the increase in height. Second point ये लिखेगा, for calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration due to gravity is in a direction opposite to the velocity. Hence, उसके बाद question से लिखना है, hence the value of gravitational acceleration g is taken to be minus g when studying the motion of an object thrown upwards in a straight line. I repeat once more, first point यहाँ से लिखना है, the magnitude of g is the same but the velocity of the object decreases with the increase in height. Second point यहाँ से लिखना है, for calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration due to gravity is in a direction opposite to the velocity. Hence उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है, hence the value of gravitational acceleration g is taken to be minus g when studying the motion of an object thrown upwards in a straight line. Seventh give reason, the value of g at the center of the earth is 0. तो इसका आंसर पेज नंबर 9 में दिया है टेक्स्ट बुक में, और ये जो सेवन्थ गिव रीज़न है वो लास्ट है लेसन नंबर 1 का, बाकी जो है नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट लेसन का गिव रीज़न है। तो पेज नंबर 9 में इसका आंसर दिया है, पेज नंबर 9 में आंसर दिया है, और ये आंसर और जो थर्ड गिव रीज़न का आंसर था दोनों भी सेम ही है। As we go inside the earth, our distance from the center of the earth decreases and no longer remains equal to the radius of the earth, and the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m इधर क्या है, that is mass of the earth, also decreases. As a combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. Hence, the value of g at the center of the earth is how much? Is 0. सेंटर ऑफ द अर्थ में आता है तो ज़ीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि आर भी ज़ीरो हो जाएगा और एम भी ज़ीरो हो जाएगा, इसके लिए जी भी ज़ीरो रहेगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन 2b, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक के लिए कितना है? 2 मार्क है। फर्स्ट वन जो है वो चार्ट दिया है, उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट रिगार्डिंग द वेट एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अगर x है तो मून में क्या रहेगा? x। दोनों, अर्थ में अगर x है तो मून में भी x ही रहेगा। इट विल बी सेम ऑन पेज नंबर 9, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में दिया है। जो मास है उसका वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। तो मून में भी जाएगा तो उसका मास सेम ही रहेगा। नेक्स्ट उन लोग ने दिया है वेट। वेट अगर मून में y है तो वेट ऑन अर्थ विल बी हाउ मच? 6y। जो भी इधर का वेट है उसका 6 टाइम्स ज़्यादा रहेगा ऑन दी अर्थ। दैट इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 9। यहाँ पे दिया है ऑन दी मून इट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन दी अर्थ। तो अर्थ में जो भी वैल्यू है उसका 1/6 रहेगा मून में। तो यहाँ पे क्या दिया है? मून में अगर y रहेगा तो अर्थ में कितना रहेगा? 6 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। तो अगर मून में अगर 10 न्यूटन है तो अर्थ में कितना रहेगा? 60 न्यूटन। 6 × 10 दैट इज 60 न्यूटन, क्योंकि जो वेट है वो मून में अलग रहता है। कितना रहता है मून में? ऑन द मून इट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 में दिया है, टॉप में दिया हुआ है इधर। सो व्हाट इज़ द आंसर? Gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. This is known as Newton's universal law of gravitation. Third question, define acceleration due to gravity.
राइट्स इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो आंसर है वो पेज नंबर 8 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 में। इट इज़ गिवन ओवर हियर। तो आंसर क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स डिनोटेड बाय जी। इधर और एक क्वेश्चन दिया था, तो ये आंसर था डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, राइट इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर ये रहेगा, इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now question 4, if a person weighs 750 Newton on earth, what will be the weight of the person on the moon? Bracket में क्या दिया है? The mass of the moon is 1/81 times the mass of the earth and its radius are 1/3.7 times that of the earth. अभी question में क्या दिया है? If a person weighs 750 Newton on the earth, यानी earth में वो person का weight कितना है? 750 Newton. So let us write weight of a person on the earth has WE, which is equal to how much? 750 Newton. तो person का weight जो earth में है उसे WE से denote करता है, और वो question में already दिया है कि 750 Newton है वो person का weight on the earth. What will be the weight of the person on the moon? तो वही person जिसका weight earth में 750 Newton है, अगर वो moon में जाएगा तो उसका weight कितना रहेगा? That we have to find out. So weight of a person on the moon, इसे WM से denote करते हैं, which we have to find out. ये हमें ढूंढना है। अभी bracket में क्या दिया है? The mass of the moon is 1/81 times the mass of the earth. The mass, let the mass of the earth be ME, तो ME से denote करते हैं, and mass of the moon let us denote that by MM. अभी question में क्या दिया है? I have written over here the mass of the moon क्या है? MM is 1/81 times the mass of the earth, times the mass of the earth. I repeat once more, the mass of the moon क्या है? MM is equal to 1/81 times the mass of the earth. times का मतलब क्या है? into mass of the earth. अब ये 81 को जो राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख के जाओ। अभी 81 डिनोमिनेटर में है, जब ये वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू 1 इंटू ME कितना है? ME। और ये जो मास ऑफ दी मून है MM, जो लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, MM। तो ME अपॉन MM क्या मिला? ME अपॉन MM इज इक्वल टू कितना मिला? 81। लेट दिस बी इक्वेशन 1। उसी तरह रेडियस के बारे में भी दिया है क्वेश्चन में, एंड इट्स रेडियस आर, अभी रेडियस ऑफ द, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ, लेट अस डिनोट दैट बाय RE, एंड द रेडियस ऑफ द मून एज RM। तो क्या दिया है? इट्स रेडियस, यानी मून का रेडियस क्या है? RM is 1/3.7 times that of the earth. अर्थ का रेडियस कितना है? RE। भाई पहले का जैसे ही 3.7 जो है और राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल कम इन द न्यूमरेटर। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू RE क्या है? RE। और ये जो RM जो लेफ्ट हैंड साइड में, उसे राइट हैंड साइड में लेके आओ तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव गॉट? RE अपॉन RM, RE अपॉन RM is equal to how much? 3.7. Let this be equation 2. Now weight of the person on the moon ढूंढना है। तो weight is denoted by what letter? W, and W is equal to what? M into G। ये पेज नंबर 9 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में you will get this formula। तो weight W is equal to what? mg, और G क्या है? G is equal to GM अपॉन R स्क्वायर। तो ये G के जगह में GM अपॉन R स्क्वायर रहना चाहिए। तो W इज इक्वल टू वॉट? M इंटू G के जगह में क्या लिखना है? GM
अपॉन आर स्क्वायर। नाउ डब्ल्यू ई क्या है, वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ। तो अर्थ में वो वेट ऑफ द पर्सन क्या रहेगा, m इंटू जी इंटू एम की जगह में क्या आएगा, मास ऑफ द अर्थ, अपॉन आर की जगह में क्या आएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ द होल स्क्वायर। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया है, 750 न्यूटन। So the person weighs 750 Newton on the earth. So weight of the person on the earth is equal to how much, 750 Newton. Now we will take only this much, सिर्फ इतना ही लेना है। तो m इंटू जी इंटू एम ई अपॉन आर ई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 750 न्यूटन। पिछला पेज में इक्वेशन 1 क्या मिला था, मास ऑफ द अर्थ अपॉन मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 81। और इक्वेशन 2 क्या मिला था, रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 3.7। और एम जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 750। तो ये मिला था। अभी ये जो लास्ट में मिला था, m इंटू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसमें m को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो, दैट इज़ इक्वल टू बाकी सब जो है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। अभी राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 750 है, इंटू आर ई स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल कम ऑन दी न्यूमरेटर, आर ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई जो न्यूमरेटर में है, जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल कम इन दी डिनोमिनेटर। लेट दिस बी इक्वेशन 3। नाउ वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून, वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून क्या रहेगा, यही सब रहेगा, m इंटू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ, एम ई के जगह में क्या आएगा, मास ऑफ द मून दैट इज mm अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ के जगह में आएगा रेडियस ऑफ द मून दैट इज आर एम द होल स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन 4। ना सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3 इन 4। 3 को जो है वो इक्वेशन 4 में डालो, यानी m के जगह में क्या डालना है, ये सब डालना है। सो डब्ल्यू एम दैट इज वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून इज इक्वल टू व्हाट, m के जगह में क्या आएगा, दिस विल कम 750 इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन नॉट आर ई स्क्वायर, या करेक्ट, आर ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई, आई एम सॉरी। तो m के जगह में क्या आएगा, ये सब आएगा 750 इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई, 750 इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई। तो m का वैल्यू ऑलरेडी लिख दिया, बाकी क्या बचा है, इंटू जी इंटू एम एम अपॉन आर एम दी होल स्क्वायर। Now if you see over here, g and g will get cancelled. तो क्या बचा, 750 इंटू आर ई स्क्वायर इंटू एम एम अपॉन एम ई इंटू आर एम स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 750। अभी इसको अलग करते हैं, आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर पहले लिखते हैं, आर एम स्क्वायर इंटू एम एम दैट इज मास ऑफ द मून अपॉन एम ई आएगा दैट इज मास ऑफ द अर्थ। तो आई हैव जस्ट शिफ्टेड एम ई को ये साइड लेके और आर एम स्क्वायर को यहाँ पे रखा है। नाउ वी हैड ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस पेज आर ई अपॉन आर एम क्या मिला था, 3.7। तो 750 इंटू 3.7, अभी ये दोनों भी स्क्वायर में, तो 3.7 दी होल स्क्वायर इंटू प्रीवियस पेज में इक्वेशन 1 क्या मिला था, एम ई अपॉन एम एम। तो एम ई अपॉन एम एम क्या मिला था, एम ई अपॉन एम एम इज इक्वल टू 81 मिला था, ये इक्वेशन 1 था। यहाँ पे एम एम अपॉन एम ई है और यहाँ पे एम ई अपॉन एम एम है, तो एम ई अपॉन एम एम इज इक्वल टू 81 अपॉन 1। तो एम एम अपॉन एम ई यानी इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1 अपॉन 81। सो 1 अपॉन 81 आएगा इसमें। now 750 इंटू 3.7 इंटू 3.7 कितना आएगा, 13.69।
13.69 into 1 upon 81. Now 715 to 13.69 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो what you'll get 10,267.5 upon 81. Now when you divide this 10,267.5 को 81 से अगर डिवाइड करेंगे तो what you'll get 126.75 Newton. The weight of the person on the moon will be how much? 126.75 Newton. अब ये 5 को निकाल दो तो 126.5 है इधर, इसके लिए 7 क्या हो जाएगा? 8. So 126.8 Newton. अगर 126.75 Newton भी रखेगा तो answer is right. So the weight of the person on the moon will be how much? 126.8 Newton. Question number 5. Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? G का वैल्यू दिया है. G is equal to what? 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. तो महेंद्र का वेट कितना है? 75 kg. विराट का वेट कितना है? 80 kg. और दोनों एक दूसरे से कितना दूर है? 1 मीटर अपार्ट दिया. और ढूंढना क्या है? What is the gravitational force between them? ये जो है वो पेज नंबर 6 का एग्जाम्पल 1 टॉप में सॉल्व एग्जाम्पल्स है. सॉल्व एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 1 है. सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिया. यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट लास्ट में क्या मिला था? 4.002 इंटू 10 to the power of minus 7 न्यूटन. Sixth question, identify the mistake in the given diagram and draw it again. तो ये डायग्राम दिया है और इसमें कुछ मिस्टेक है, वो मिस्टेक को फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई करना है और डायग्राम वापस ड्रॉ करना है. तो ये डायग्राम में मिस्टेक क्या है? मून जो है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के ऊपर एग्जर्ट होता है वो लो टाइड के तरफ दिया है. मून का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लो टाइड नहीं हाई टाइड होता है. तो यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए. मून यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एरो आएगा. मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स और वो भी टुवर्ड्स दी मून. यू कैन सी ओवर हियर द डायग्राम शुड बी दिस वे. तो लो टाइड के उधर ड्रॉ किया था, लो टाइड नहीं हाई टाइड के उधर होता है. और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, मतलब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी अर्थ के ऊपर एग्जर्ट होता है तभी उधर हाई टाइड होता है. एंड द एरो शुड बी टुवर्ड्स दी मून. यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो द डायग्राम इज गिवन. द डायग्राम इज़ हियर इन पेज नंबर 6. यहाँ पे डायग्राम दिया है. तो हाई टाइड के उधर है मून. तो दिस इज़ मून और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी अर्थ के ऊपर एग्जर्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है? हाई टाइड. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो it is written water directly under the moon gets pulled towards the moon and the level of the water there goes up causing high tide at that place. Sum number 7. The mass of planet X is 4 times that of the earth and its radius is double the radius of the earth. तो एक planet है, वो planet को क्वेश्चन में कौन सा लेटर से डिनोट किया है? X से. और वो उसका जो मास है वो 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है. अर्थ का मास से 4 टाइम्स ज़्यादा है और उसका रेडियस जो है वो अर्थ का रेडियस से डबल है. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज़ 11.2 इंटू 10 to the power of 3 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम प्लैनेट एक्स. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज़ हाउ मच? 11.2 इंटू 10 to the power of 3 मीटर पर सेकेंड. So escape velocity of a body on Earth's surface, इसे VESC ब्रैकेट में इसे डिनोट करता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. कितना है वो? 11.2 इंटू 10 to the power of 3 मीटर पर सेकेंड. सो 11.2 इंटू 10 to the power of 3 मीटर पर सेकेंड. उसी तरह ढूंढना क्या है? फाइंड द escape velocity of body from the planet X. So the escape velocity of a body on planet X, let us denote that as V escape और यहाँ पे X लिखते हैं. that we have to find out, जो हमें ढूंढना है. भाई क्वेश्चन में क्या दिया है?
the mass of the planet X is 4 times that of the Earth. So let the mass of the planet X be mx, जैसा सम नंबर 4 में किया था उसी तरह करना है, and the mass of the Earth is equal to what? Let us denote that by me. So mass of the planet X, that is mx, is 4 times that of the Earth. 4 times that of the Earth. Earth we have denoted by what? me. अब ये me को mx के नीचे लेके आओ तो क्या मिलेगा? mx upon me is equal to how much? 4. Let this be equation 1. उसी तरह radius के बारे में भी question में दिया है. What they have given? Its radius, यानी radius of the planet X is double the radius of the Earth. So let the radius of the planet X be rx and the radius of the Earth be as re. So what they have given? Its radius, यानी radius of the planet X is double radius of the planet X, that is rx, is double radius of the Earth, double the radius of the Earth, तो into re. अभी rx के नीचे re को लेके आओ तो what you'll get? rx upon re is equal to, यहाँ क्या बच गया? 2. Let this be equation 2. तो equation 1 क्या है? mx upon me is equal to 4 और equation 2 क्या है? rx upon re is equal to 2. Now escape velocity of the earth, इसका फॉर्मूला क्या है? लास्ट पेज में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का, लेसन का लास्ट पेज में. तो वी escape velocity of the earth is equal to what? 2g me upon re under the root. The root of 2g me upon re. Let this be equation 3. उसी तरह escape velocity of the body from planet X क्या रहेगा? Under the root के अंदर 2g m x आएगा upon rx. Let this be equation 4. So from 3 and 4 what we get? अभी escape velocity of the body from the planet X ढूंढना है, तो we will write on the numerator escape velocity of the body from planet X upon escape velocity of the body from Earth. Now numerator में escape velocity of the body from planet X है, तो पहले ये लिखेंगे root of 2g m x upon rx, ये आएगा न्यूमरेटर में. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? escape velocity of the earth. escape velocity of the earth क्या है? ये. तो root of 2g me upon re. तो v escape velocity यानी escape velocity of the body of on the planet X upon escape velocity of the body on the earth is equal to what? Root of 2g mx upon rx upon root of 2g me upon re. Now escape velocity of a body on planet X upon escape velocity of a body on earth क्या मिला था? root 2g mx upon rx. I have written over here. तो पिछला पेज में ये ऑलरेडी मिल चुका था. अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 रूट के अंदर 2g me अपॉन re. अभी ये न्यूमरेटर में अलग सा स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में अलग सा स्क्वायर रूट है, उसको पूरा को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर डालो. तो बड़ा सा स्क्वायर रूट लिखो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही रूट के अंदर लिखो. तो इस रूट के अंदर क्या आएगा? 2g mx upon rx upon 2g me upon re. I have written the same thing over here. यही इधर लिखा हुआ है, सिर्फ दो अलग अलग रूट के बदले एक ही रूट के अंदर लिखा है. नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 2g mx अपॉन rx और ये जो डिनोमिनेटर में जो है 2g me अपॉन re, ये इसको न्यूमरेटर में लेके आओ. ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके आओ. जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी उल्टा लिखना है. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? re अपॉन 2g me. तो आई हैव जस्ट रिटन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा लिखना है. तो क्या आएगा? re अपॉन 2g me. अब यहाँ पे 2 और 2 कट हो गया, g और g कट हो गया, तो क्या बचा? mx अपॉन rx
इंटू RE अपॉन ME। नाउ ये जो ME है उसको ये साइड लेके और RX जो है उसको वो साइड लेके जाओ, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, MX। अभी RX के बदले ME लिखो इसके नीचे, यानी MX के नीचे ME लिखो इंटू RE अपॉन RX इस साइड लेके आओ। तो जस्ट ब्रिंग दिस ME ऑन दिस साइड और RX ऑन दिस साइड। नाउ प्रीवियस पेज में इक्वेशन 1 में क्या मिला था, MX अपॉन ME इज इक्वल टू 4। तो MX अपॉन ME के जगह में क्या लिखना है, 4 इंटू RE अपॉन RX क्या है ना, पिछले पेज में इक्वेशन 2 में क्या मिला था, RX अपॉन RE इज इक्वल टू 2। तो वी हैड गॉट RX अपॉन RE इज इक्वल टू 2, यानी 2 अपॉन 1। और यहाँ पे RE अपॉन RX है, यानी इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी उल्टा लिखना है, तो इंटू 1 अपॉन 2। अभी 4 जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो escape velocity of a body on planet X upon escape velocity of a body on earth is equal to क्या मिला, √2। अभी √2 का वैल्यू कैसे ढूंढना है, बाय डिविजन मेथड वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो 1 1 ज़ा 1। नाउ व्हेन यू माइनस दिस व्हाट यू गेट, 2 माइनस 1 1, और ये जो 1 है यहाँ पे ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2। अभी आगे कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट डाल के 2 0, 1 0 नहीं लेता है स्क्वायर रूट मेथड का डिवीजन, मतलब डिवीजन मेथड जो स्क्वायर रूट ढूंढना होगा डिवीजन मेथड से, तो वी डोंट टेक 1 0, 2 0 लेते हैं। नाउ इट विल गो इन 4 स्टेबल, नॉट 1 स्टेबल, 4 स्टेबल। 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 96। माइनस करो तो कितना बचा, 4। ये 4 को यहाँ पे ऐड करो तो दिस विल बिकम 28। नाउ अगेन टेक 2 zeros, 2 0 और लेना है। अभी ये 1 के 281 1 ज़ा में जाएगा, 281 इंटू 1 इज हाउ मच, 281। माइनस करो तो कितना बचता है, 119 बचता है। अभी अगेन टेक 2 zeros और ये जो 1 है उसको यहाँ पे ऐड करो तो व्हाट यू गेट, 282। नाउ इट विल गो इन 2824 इंटू 4। 2824 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 11296। सो √2 का आंसर क्या मिला, 1.414। So V escape velocity, that is escape velocity of a body on planet X upon escape velocity of a body on Earth is equal to how much we have got, 1.414। अभी ये जो डिनोमिनेटर में जो लिखा है escape velocity of a body on Earth उसको इस साइड लेके और राइट साइड में, तो what we will get, escape velocity of a body on planet X is equal to 1.414। ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इनटू V escape velocity of a body on earth। अभी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था escape velocity of a body on earth कितना है, 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1.414 into escape velocity of a body on earth was how much, 11.2 into 10⁻³। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट विल गेट, 1.414 into 11.2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट अगेन 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 4 1। जब इसको ऐड करेंगे तो व्हाट यू गेट, 8, 4 + 2 इज हाउ मच, 6, 8 + 1 9, 9 + 4 इज हाउ मच, 13, 1, 4 + 2 इज हाउ मच, 6 + 1 7 + 1 8, 4 + 1 5 एंड 1। अभी डेसिमल कितने नंबर्स के बाद डालना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 1.414 इंटू 11.2 तो कितना मिलता है, 15.8
8368 इंटू 10⁻³ अभी डेसिमल के बाद 2 नंबर काफ़ी है, तो फाइनल आंसर कितना रहेगा 15.8। अभी ये 6 8 को हटा दो, 3 के पहले क्या है 6, तो ये 6 5 से बड़ा है, तो 3 क्या हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी on planet X is equal to how much, 15.84 meter per second. So the escape velocity of a body from planet X is 15.84 meter per second. यहाँ पे 15.84 into 10⁻³ भी आएगा, which I forgot to write. So here also it will be 10⁻³. So escape velocity of a body on planet X is how much, 15.84 into 10⁻³ meter per second. Eighth question, if a stone and a piece of wood are dropped simultaneously from a height in vacuum, which object will reach the ground first and why? तो वैक्यूम में अगर करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो, दोनों भी एक साथ अर्थ में पहुंचता है। तो आंसर यहाँ पे है पेज नंबर 11 में, एनी टू ऑब्जेक्ट irrespective of their masses or any other properties when dropped from same height falling freely. freely का मतलब क्या है, फ्री फॉल का मतलब क्या है, ये फ्री फॉल जो है वो वैक्यूम में ही होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीली, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स लाइक बोयॉन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब नहीं रहेगा क्योंकि एयर ही, वैक्यूम में एयर नहीं रहता है। तो एयर की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स या बोयन फोर्स होता था वो एब्सेंट रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स विच विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। तो दोनों भी वुड, पीस ऑफ वुड और स्टोन दोनों भी एक साथ अर्थ में पहुँचेगा इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में से इन दोनों चीज़ों को ड्रॉप करेंगे तो। अभी 9th तक की है लेसन नंबर 1 का, नेक्स्ट इज ऑफ लेसन नंबर 2। So 9th question क्या है, will the mass and weight of an object on earth be same on Mars, and you have to give the reason also, why भी पूछा है। अगर कोई मास है, उसका ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अर्थ और मार्स, प्लैनेट मार्स में सेम रहेगा, और वेट का भी पूछा है कि जो भी वेट अर्थ में है वही सेम वेट प्लैनेट मार्स में रहेगा कि नहीं। तो आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 9 के पेज नंबर में दिया है। मास क्या है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। तो दूसरा प्लैनेट में भी जाएगा तो मास कभी चेंज नहीं होगा। तो जो भी मास अर्थ में है वही सेम मास प्लैनेट मार्स में भी रहेगा। मार्स इज अनदर प्लैनेट, लेकिन मास जो रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है। वेट क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, यानी जी के ऊपर डिपेंड करता है। हैज़ अ वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है क्योंकि वैल्यू ऑफ जी रहता है वो हर एक प्लैनेट का अलग अलग रहता है, इसके लिए वेट भी चेंज होता है। हैंस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ will not be same on Mars, but the mass of an object on Earth and Mars will be the same. So I repeat, end में क्या लिखा है, hence weight of an object on Earth will not be same on Mars, but the mass of an object on Earth and Mars will be same. Question 2b, distinguish between, फर्स्ट वन क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two bodies of unit mass and kept at a unit distance away from each other। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, उसका डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी under the influence of the force of the gravity alone is called gravitational acceleration of the earth। Next point, universal gravitational constant is denoted by capital letter G or acceleration due to gravity is denoted by small letter g। The gravitational acceleration of the earth is also known as acceleration due to gravity, यानी gravitational acceleration of earth और acceleration due to gravity दोनों का मतलब सेम ही है। Third point, the value of g is equal to what, 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square, और यहाँ पे आएगा the value of small letter g is equal to what, 9.8 meter per second square।
Fourth point, SI unit of universal gravitational constant is Newton meter square per kg square, और यहाँ पे क्या आएगा, the SI unit of acceleration due to gravity is meter per second square. Fifth point, the value of universal gravitational constant does not change, और यहाँ पे आएगा the value of acceleration due to gravity varies with height, depth and shape of the earth. Next, sixth point, universal gravitational constant is never zero, और यहाँ पे आएगा acceleration due to gravity is zero at the center of the earth. अगर distinguish between 2 मार्क के लिए होगा तो कोई भी 2 पॉइंट लिख सकता है, 3 मार्क का होगा तो कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अभी सेकंड डिस्टिंग्विश किसके बीच में, वेट एंड मास। अभी लेसन नंबर 1 का सिर्फ 2 ही डिस्टिंग्विश है, नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट लेसन का है। अभी वेट एंड मास का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में पहले मास लिखा है, बाद में वेट लिखा है। इसके लिए फर्स्ट आई टेल यू द पॉइंट्स ऑफ मास, उसके बाद में वेट का पॉइंट्स बोलती हूँ। तो मास का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और वेट का क्या आएगा, द वेट is the force with which the earth attracts the object. Second point आएगा, the SI unit of mass is kg, और यहाँ पे weight में क्या आएगा, SI unit of weight is Newton. Third point, mass is a scalar quantity, और यहाँ पे आएगा weight is a vector quantity. Fourth point, its value is same everywhere, और यहाँ पे weight में क्या आएगा, weight changes from place to place. फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे लिखा है नीचे, फिफ्थ पॉइंट इज मास कैन नेवर बी ज़ीरो, और यहाँ पे आएगा वेट इज ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क है, 3 मार्क है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये फिगर जो है दैट इज़ 1.4 द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन। ये जो फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी का आंसर देना है। अब ये जो फिगर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 में दिया है, यही फिगर जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। नाउ व्हाट इज़ क्वेश्चन ए, what is the conclusion about the orbit of a planet? इसका आंसर पेज नंबर 3 में मिल जाएगा। इसका आंसर क्या है, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Now question B क्या दिया है, what is the relation between velocity of the planet and distance from the sun? The answer is, the closer a planet is to the sun, greater will be its velocity. Next question C, ASB, CSD and ESF relation between areas explain. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो एरिया जो है ASB दैट इज़ ये शेडेड पार्ट जो 1 लिखा है, और CSD ये जो शेडेड पार्ट जो 2 लिखा हुआ है, और ESF और ये जो शेडेड पार्ट है जो 3 लिखा हुआ है, इनके आपस, ये जो एरियाज़ का आपस में रिलेशन क्या है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। ये भी आंसर पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, इट इज़ ओवर हियर। AB, CD and EF are distances covered by the planet in equal time. They sweep equal area in equal interval of time, that is area ASB, CSD and ESF are equal. अब ये AB, CD and EF वो ये है, AB, CD and EF are the distance covered by the planet in equal time, and they sweep equal areas in equal interval of time, that is area ASB, that is this blue part, CSD, that is this blue part, second one, and ESF, that is this blue part, are equal. अभी ABC क्वेश्चन, ABC के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया है, राइट केप्लर्स लॉ। ये भी पेज नंबर 3 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 में मिल जाएगा। तो केप्लर्स लॉ क्या है, पेज नंबर 3 में है। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज़ एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। Kepler's second law क्या है, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. और Kepler's third law क्या है, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Question 2, state Newton's universal law of gravitation, express it with the mathematical form of force of gravitation. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 में मिल जाएगा। और पेज नंबर 4 में
टॉप में दिया हुआ है। सो आंसर क्या है? Gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. उसके बाद ये लिखना है two objects with masses m1 and m2 kept at a distance d from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as F is equal to G m1 m2 upon d square. Here G is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. Question 3. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of G on the planet? ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन ए जो है वो सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 और ए सेम ही है. इफ़ यू रीड इट इज़ सेम ओनली. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4. The radius of a planet A is half the radius of planet B. If the mass A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A? ये क्वेश्चन नंबर 4 और B ये दोनों भी सेम ही है. इफ़ यू रीड द क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5. द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg and 49 Newton respectively. What will be the values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. तो क्वेश्चन नंबर 5 और C दोनों भी सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. An object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume G is equal to 10. ये क्वेश्चन नंबर 6 और D. क्वेश्चन नंबर 6 और डी जो है सेम ही है. उसी तरह 7th क्वेश्चन. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assume G is equal to 10 meter per second square. Calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. ये क्वेश्चन नंबर 7 और E दोनों भी सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The masses of the earth and moon are 6 into 10 to the power of 24 kg and 7.4 into 10 to the power of 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 to the power of 5 kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between the two. Use G is equal to 6.7 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. ये क्वेश्चन नंबर 8 और F जो है दोनों भी सेम है. Question number 9. The mass of the earth is 6 into 10 to the power of 24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 to the power of 11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 to the power of 22 Newton, what is the mass of the sun? Use G is equal to 6.7 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square kg to the power of minus 2. अभी क्वेश्चन नंबर 9 और G ये दोनों भी सेम है. और मैंने लेसन 1 एक्सप्लेन करते वक्त उसमें ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल्स अपलोड किया हुआ है, सॉल्व करके मैंने अपलोड किया हुआ है. उसी तरह हर एक लेसन का जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने नोट्स दिया हुआ है, उसमें भी मैंने ये न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. तो ऑल दिस न्यूमेरिकल्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी न्यूमेरिकल्स दिया है वो सब मैंने सॉल्व किया. यू कैन सी दोज वीडियो टू अंडरस्टैंड दीज सम्स. Next question number 10. A tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meter before coming down. What was its initial velocity? How much total time will it take to come down? Assume G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 में एग्जाम्पल 2 जो है वो दोनों भी सेम ही है, वो सॉल्व किया हुआ है. यहाँ तक है आंसर. टिल हियर इट इज़ दी सॉल्व पार्ट. तो इसका जो सॉल्व पार्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. तो इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व इन दी टेक्स्ट बुक, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर. क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पैसेज दिया है और वो पैसेज को रीड करके नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है. और ये पैसेज जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 में दिया हुआ है. फ्रॉम ईयर वी नो से लेके वैक्यूम तक.
अभी ये जो पैसेज जो इसमें दिया हुआ है वही जो पैराग्राफ, यही पैराग्राफ को इन शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। द स्टोन हेल्ड इन द हैंड इज स्टेबल बिकॉज ऑन इट डैश। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 2 अनबैलेंस फोर्सेस आर एक्सर्टेड। तो ब्लैंक में क्या आएगा, 2 अनबैलेंस फोर्सेस आर एक्सर्टेड। नेक्स्ट बी, वाई डज फ्री फॉल नॉट हैपन ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर यहाँ से है, एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल on the earth, the friction of the air opposes the motion of the object, so in the true sense free fall cannot happen in the air। तो यहाँ तक उसका आंसर है। नेक्स्ट सी, why does the velocity of the object increases during the free fall। तो इसका आंसर यहाँ से है, the velocity of the object increases during the free fall due to the acceleration due to gravity of the earth। Next D, which type of force exerts on the object during free fall। तो आंसर क्या आएगा, during free fall only gravitational forces exerted on the object। Question E, why does free fall happen only in vacuum। तो पैसेज में से है, when an object is moving only under the influence of gravitational motion, that motion is called free fall। फिर उसके बाद कंटिन्यू करके यहाँ से लिखना है, एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल ऑन द अर्थ द फ्रिक्शन ऑफ द एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इन ट्रू सेंस फ्री फॉल कैन नॉट हैपन इन द एयर, इट कैन हैपन ओनली इन वैक्यूम। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ई का आंसर वो है। Question number 2, note the relationship between the entries in all the 3 columns in the table and rewrite the table। तो ये match the column है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को समझ के उसे करेक्ट करके लिखना है। और ये जो टेबल है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 पे दिया है, थोड़ा बहुत चेंजेस दिया है, दैट आई विल शो यू। भाई फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, अर्थ्स सरफेस एवरेज। कॉलम 2 में हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन किलोमीटर, तो करेक्ट कौन सा आएगा, 0 किलोमीटर। अर्थ सरफेस में 0 किलोमीटर आएगा और उसका जी का वैल्यू कितना रहेगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट अभी अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर गया, कितना ऊपर है, हाइट कितना है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इट विल बी 8.8 किलोमीटर। और इसका जी का वैल्यू क्या रहेगा एट दिस हाइट, जी's वैल्यू विल बी 9.8। नेक्स्ट वन, द हाईएस्ट हाइट ओवर रीच्ड बाय मैन मेड बलून। तो मैन मेड बलून का हाईएस्ट हाइट रीच्ड इज विच वन, 36.6 किलोमीटर। मतलब अर्थ सरफेस से कितना ऊपर रहेगा, 36.6 किलोमीटर। तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना ऑर्बिट ऑफ स्पेस क्राफ्ट, उसका हाइट कितना रहेगा अबव द अर्थ सरफेस, 400 किलोमीटर। तो इसका जी का वैल्यू क्या रहेगा, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट वन, ऑर्बिट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये अर्थ सरफेस से कितना ऊपर रहता है, 35,700 किलोमीटर। तो एट दिस हाइट जी का वैल्यू क्या रहेगा, 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टेबल से क्या पता चलता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है जी का वैल्यू जो है वो कम कम होते जाता है। अभी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। अब यहाँ पे अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज यहाँ पे 9.8 दिया और माउंट एवरेस्ट का भी 9.8 दिया। यहाँ पे अर्थ सरफेस का एवरेज में जी का वैल्यू क्या रहेगा, 9.81 और माउंट एवरेस्ट का रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे ऑर्बिट ऑफ स्पेस क्राफ्ट दिया है, ऑर्बिट ऑफ स्पेस क्राफ्ट के बदले यहाँ पे क्या दिया, हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट। दोनों का हाइट सेम ही है, 400 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस। और जी का वैल्यू कितना रहेगा, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी सब सेम ही है।